सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि 2026-27 सीजन के लिए केंद्र सरकार ने गन्ने का जो एफआरपी है, जिसे आप कहते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, इसे बढ़ा करके कितना कर दिया? तो आंसर होगा 365 रुपीज पर क्विंटल। तो अभी सरकार ने 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का एफआरपी बढ़ा करके 365 रुपीज प्रति क्विंटल कर दिया है। पहले ये कितना था? 355 रुपए प्रति क्विंटल था। और एफआरपी क्या होता है? एफआरपी मतलब फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, यानी कि उचित एवं लाभकारी मूल्य इसका फुल फॉर्म होता है। ये वो न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मिलों को गन्ना किसानों को देना जरूरी होता है, वो इससे कम नहीं दे सकते हैं। मतलब अगर कोई किसान अपने गन्ने की फसल चीनी मिल को बेचता है तो जो उस मिल का मालिक है वो एफआरपी जो भी सरकार ने सेट किया हुआ है उससे कम पैसा उन किसानों को नहीं दे सकता। अच्छा, एफआरपी कौन तय करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसका सुझाव देता है, फिर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति अंतिम फैसला लेती है। अच्छा, यहाँ पे एक और शब्द आप सुनोगे, रिकवरी। चीनी की रिकवरी क्या है? तो गन्ने से जितना ज्यादा चीनी निकलता है उसे रिकवरी रेट कहते हैं। और सरकार ने ये जो भी दाम तय किया है ये 10.25% रिकवरी के आधार पर ही तय किया है। अगर रिकवरी 10.25% है तो किसानों को 365 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। अगर रिकवरी इससे ज्यादा होगी तो फिर कीमत बढ़ जाएगी। हर 0.1% ज्यादा रिकवरी पर किसानों को 3.56 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। देखिए, जैसे एक उदाहरण भी मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए। अगर किसी मिल की जो रिकवरी है वो 10.35% है तो किसानों को एफआरपी से ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि सरकार ने आधार क्या तय किया है रिकवरी का? 10.25%। लेकिन किसी किसान के गन्नों की जो रिकवरी है वो कितनी निकल रही है? 10.35% निकल रही है। तो अब एफआरपी से ज्यादा पैसा मिलेगा। और कितना ज्यादा मिलेगा वो मैंने आपको बताया, 0.1% ज्यादा रिकवरी का 3.56 रुपए ज्यादा मिलेगा। अच्छा, उल्टा भी तो हो सकता है, अगर रिकवरी कम होगी तो फिर कुछ कटौती भी होगी। लेकिन यहाँ पे सरकार ने किसानों को कुछ राहत दी है कि अगर भैया रिकवरी 9.5% से कम भी हो जाएगी तब भी किसानों को कम से कम 338.30 रुपए प्रति क्विंटल तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे ज्यादा कटौती नहीं होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल में मैंने ज्यादा बता दिया। वैसे आपको मुख्य रूप से यही बात याद रखनी है कि 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का जो एफआरपी वो बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 365 रुपए कर दिया गया, प्रति क्विंटल कर दिया। एमएसपी एफआरपी की बात करें, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको कौन डिसाइड करता है? सीएसीपी यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत और मूल्य आयोग। और वर्तमान में गवर्नमेंट 22 फसलों को एमएसपी डिसाइड करती है। और याद रखना, एमएस स्वामीनाथन समिति का संबंध एमएसपी से ही था। उन्होंने कहा था कि किसानों की लागत का 1.5 गुना एमएसपी मिलना चाहिए। और एक ऐसी फसल है जिसके लिए एमएसपी नहीं बल्कि एफआरपी होता है, वो गन्ने की फसल हो गई जो आज हमने देखा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में रेड क्रॉस डे ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 8 मई को। हर साल 8 मई को रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हेनरी डुनेंट की जयंती पर मनाया जाता है, जो कि रेड क्रॉस के संस्थापक थे। और पहले नोबेल पीस प्राइज जो विजेता थे वो यही थे, हेनरी डुनेंट। पहला नोबेल पीस प्राइज, शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला था 1901 में। अच्छा, रेड क्रॉस डे की थीम क्या है? इस बार के रेड क्रॉस डे की थीम है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। और जो पहला अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस है ना, वो कब मनाया गया था? 8 मई 1948 को मनाया गया था। और 1984 में इसे विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में जाना जाने लगा। बाकी रेड क्रॉस मूवमेंट की बात करें तो रेड क्रॉस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जो आपदा, युद्ध और किसी भी आपातकाल की स्थिति में लोगों की मदद करती है। इसकी शुरुआत हेनरी डुनेंट ने ही 9 फरवरी 1863 में की थी। भारत में इसे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कहा जाता है, जो 1920 में शुरू होती है। ये देश भर में रक्तदान, स्वास्थ्य सेवाएं और आपदा राहत का काम करती है। सबको शुरू किया था किसने? हेनरी डुनेंट ने ही। ये स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड के निवासी थे। और इन्हीं को 1901 में रेड क्रॉस मूवमेंट के लिए नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। ये हम पढ़ चुके हैं ऊपर। तो सिंपल सा क्या याद रखना है, रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं? 8 मई को। और थीम याद रखना, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव।
बाकी अभी मई में कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं एक बार देख लेते हैं। 1 मई को श्रम दिवस लेबर डे मनाया, 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस, 4 मई को फायर फाइटर डे अग्निशामक दिवस, 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे जो कि मई के पहले मंगलवार को मनाया, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को एक तो विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया और ये विश्व रेड क्रॉस दिवस भी हम मना रहे हैं 8 मई को ही। ठीक है, ध्यान रखना सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि फॉर्मूला 1 ड्राइवर थे और पैरालंपिक चैंपियन भी रहे ये, एलेक्स जानार्दी इनका नाम था, इनका भी निधन हो गया। किस देश से इनका संबंध था? तो आंसर होगा इटली। तो इटली के एलेक्स जानार्डी का भी 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे इटली के प्रसिद्ध फॉर्मूला 1 ड्राइवर और बाद में पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे, एलेक्स जानार्डी। इन्होंने पहले फॉर्मूला 1 और कार्ट चैंपियनशिप में अपनी पहचान बनाई। फिर 2001 में जब इन्होंने एक्सीडेंट के कारण अपने पैर खो दिए, उसके बाद उन्होंने हैंड बाइक पैरा साइकिलिंग को अपना करियर बनाया। उन्होंने 2012 के लंदन पैरालंपिक और 2016 के रियो पैरालंपिक गेम्स में टोटल 4 गोल्ड मेडल जीते और 2 सिल्वर मेडल जीते। जनार्दी ने कार्ट चैंपियनशिप में 1997 में और 1998 में भी खिताब जीता था। उन्होंने अपने करियर में टोटल 12 यूनियन साइक्लिस्ट इंटरनेशनल वर्ल्ड टाइटल भी जीते थे और अभी इनका निधन हो गया। मतलब पहले इन्होंने अपना करियर फॉर्मूला 1 ड्राइविंग में बनाया, जो फॉर्मूला 1 कार होती है जो हम पढ़ते हैं वो। उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, इन्होंने पैर खो दिया, हार नहीं मानी, पैरा साइकिलिंग में आए और वहां पर उन्होंने गोल्ड जीते, 4 गोल्ड जीते हमने देखा, 2 पैरालंपिक में। तो इसे कहते हैं कुछ कर गुजरना, हार नहीं मानना। पैर खोने के बाद यूं नहीं बैठे कि अब क्या करूंगा, मेरे को तो आता ही नहीं है कुछ। फील्ड चेंज करी और उसमें भी तबाही मचा दी। पर अफसोस अभी इनका निधन हो गया। निधन वाले कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी भारतीय मूर्तिकार थे रामवी सुतार, जिनका भी 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, महाराष्ट्र से थे। मेहर कास्टेलिनो 1964 में भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब जीता था, मुंबई से थी। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्यकार थे। 2024 के लिए 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था और ये अवार्ड पाने वाले वो छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया। पर्यावरणविद माधव गौडगिल का निधन हो गया, महाराष्ट्र से थे। पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन थे मनोज कोठारी, इनका निधन हो गया, कोलकाता से थे। ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और बीबीसी इंडिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख सर मार्क टली का निधन हो गया, भारत की आवाज के रूप में जाना जाता था इनको। उसके अलावा पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन हो गया, पश्चिम बंगाल से थे। और डेविड जे फार्बर अमेरिकी थे, इंटरनेट का ग्रैंडफादर इनको कहा जाता था, निधन हो गया। सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया, भारतीय मूल के थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अमेरिकी कौन थे? जिम विटेकर, इनका भी निधन हो गया। आशा भोसले जी का भी निधन हो गया। पद्म विभूषण 2008 में, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2001 में मिला था। कर्नल सोनम वांगचुक का निधन हो गया, भारतीय सेना के एक अधिकारी थे, उन्हें लद्दाख का शेर कहा जाता था। और अभी लिली दास मलिक का निधन हो गया, ऑल इंडिया रेडियो की पहली असमिया महिला न्यूज रीडर थी। और टेड टर्नर, जिन्होंने दुनिया का पहला 24x7 24 घंटे चलने वाला एक न्यूज चैनल शुरू किया था, CNN, टेड टर्नर इनका नाम था और इनका भी अभी निधन हो गया। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के तहत 5 साल के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो इसका उत्तर होगा, ऑप्शन के हिसाब से हम देखते हैं तो 5659 करोड़ रुपीस, या कहीं जगह आपको ये 5660 करोड़ रुपए भी दिखाई दे सकता है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है किस तरह से दे रहा है। नजदीकी हमने यही चुना, तो इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। अभी भारत सरकार ने कपास किसानों और टेक्सटाइल उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए भी कपास उत्पादकता मिशन शुरू किया है और इसके लिए सरकार ने 5659.22 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अब ये 0.22 की वजह से हो सकता है कहीं जगह ऑप्शन में ये लिखा आ जाए 5660 करोड़ रुपए, या 59 भी दे सकता है, तो वो ऑप्शन हमें देख लेना होगा। और ये जो मिशन है 5 सालों तक चलेगा, 2026-27 से 2030-31 तक। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? ज्यादा और अच्छी गुणवत्ता वाली कपास पैदा करना, किसानों की इनकम बढ़ाना, भारत की कपास को दुनिया में बेहतर पहचान दिलाना। ये मिशन सरकार के 5F विजन, 5F का मतलब क्या हो गया? फार्म से हमें शुरू करना है, फिर दूसरे का फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। खेत में मतलब हमें कपास उगाना है, वहां से लेकर के हमें अच्छे क्लोथ बनाने और उसे विदेश में निर्यात करना है। ये इस विजन का उद्देश्य है। अभी भारत में कपास की उत्पादकता लगभग
440 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ये डेटा याद रखना। लेकिन सरकार चाहती है कि इसको बढ़ा करके 2031 तक हमें कितना उत्पादकता करनी है प्रति हेक्टेयर, 755 किलोग्राम उत्पादकता हमारी होनी चाहिए प्रति हेक्टेयर। वैसे मैं भारत में आपको बताऊं तो भारत में प्रमुख कॉटन प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं वो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना वगैरह है। ठीक है, तो एक तो क्या याद रखना है आपको, इस मिशन के बारे में याद रखना, कितनी मंजूरी दी गई है, कितने पैसे के बारे में बातें रखना, समय का ध्यान रखना, और ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि उत्पादकता हमें प्रति हेक्टेयर कितने से कितनी करनी है, 440 किलोग्राम से 755 किलोग्राम तक करनी है प्रति हेक्टेयर। इतना हमें कपास का उत्पादन करना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कानून में संशोधन को मंजूरी दी है ताकि वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय अपराध बनाया जा सके? तो आंसर होगा राष्ट्र सम्मान के अपमान निवारण अधिनियम 1971, नेशनल प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू ऑनर एक्ट 1971। तो अभी केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब राष्ट्रगीत जो हमारा है वंदे मातरम, उसको जानबूझकर अपमान करना या उसके गायन में बाधा डालना भी कानूनन अपराध माना जाएगा। इसके लिए सरकार राष्ट्र सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में संशोधन को सरकार ने मंजूरी दे दी है। अभी क्या कानून है, अभी ये कानून पहले से ही राष्ट्रगान जो हमारा हो गया, जनगण मन, राष्ट्र ध्वज, तिरंगा, भारत का संविधान, इन चीजों के अपमान पर सजा देता है ये कानून। मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान में बाधा डालता है या अपमान करता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है। अब नया चेंज क्या होगा, इन चीजों में हम वंदे मातरम को भी इंक्लूड करेंगे। मतलब ये सुरक्षा वंदे मातरम को भी मिलेगी। यानी कि अगर कोई वंदे मातरम का अपमान करता है या उसके गायन में रुकावट डालता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकेगी। अभी आपको याद हो तो फरवरी की बात है, गृह मंत्रालय ने कहा था कि भैया सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी 6 जो छंद हैं, जो 6 श्लोक हैं, उनको गाया जाएगा, बजाया जाएगा, और इनकी जो अवधि होगी वो लगभग 3 मिनट से अधिक की होगी। यदि किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम और जनगण मन दोनों ही गाने हैं तो वंदे मातरम की प्रस्तुति पहले दी जाएगी। वंदे मातरम के इतिहास के बारे में जाने थोड़ा सा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को वंदे मातरम लिखा था। ये उनका प्रसिद्ध एक बंगाली उपन्यास था आनंद मठ, उसमें प्रकाशित हुआ था सबसे पहले। और इसीलिए आप देखोगे तो अभी 2025 नवंबर में हमने इसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई है। सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया था, और 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसके पहले 2 छंदों को अपने कार्यक्रमों में अपनाया, शामिल किया था। फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि भैया जनगण मन तो राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया जाएगा। ठीक है, तो जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है और राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम है। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट में अभी हिस्सा लेने वाला, शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा इसका कनाडा। तो कनाडा याद रखना, यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट में अभी हिस्सा लेने वाला पहला नॉन यूरोपियन कंट्री बन गया, पहला गैर यूरोपीय देश बन गया है। और इस सम्मेलन की बात करें, यूरोपियन पॉलिटिकल कमेटी समिट की अभी 8वीं बैठक हुई है, अभी 4 मई को। कहां पर? येरेवन, आर्मेनिया में। और इसमें कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, उन्होंने हिस्सा लिया। अच्छा, अब ये है क्या यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी? तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा मंच है जहां यूरोप के देश मिलकर के सुरक्षा, व्यापार, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी, जब रशिया ने यूक्रेन पर एक हमला कर दिया था। इसके बाद यूरोपीय देशों ने एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत महसूस की, और तब से ये इस मौके पर एक साथ मिलते हैं। मतलब इस कम्युनिटी की स्थापना होती है, यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी। इसमें केवल ऐसा नहीं है कि यूरोपीय संघ के देश ही शामिल होंगे, बल्कि दूसरे जो यूरोपीय देश हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है, वो भी इसमें शामिल होते हैं। और अभी इसकी 8वीं बैठक हुई येरेवन, आर्मेनिया में। इसकी अध्यक्षता आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाश्चियन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने की। लगभग 50 देशों के लीडर्स इसमें शामिल हुए। और ये प्रश्न इस बार इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें पहली बार कोई गैर यूरोपीय देश भी हिस्सा ले रहा है, वो है कनाडा। इसकी जो पहली बैठक है 2022 में कहां पर हुई थी? चेक रिपब्लिक की कैपिटल पराग में हुई। अभी 8वीं बैठक हुई है।
कहाँ पर? आर्मेनिया के येरेवन में। ठीक है, अब पहला गैर यूरोपीय देश इसमें शामिल होने वाला बना कनाडा। तो कनाडा ले चलते हैं आपको, ये रहा मैप में कनाडा। कैपिटल ओटावा हो गई, करेंसी है कैनेडियन डॉलर। मार्क कार्नी यहाँ के अभी नए प्रधानमंत्री बने थे। विनिपेग स्थान आपको कनाडा में मिलेगा, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी लगती है यहाँ पे। मॉन्ट्रियल कनाडा आपने नाम सुना होगा, और मॉन्ट्रियल क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे ओजोन परत संरक्षण के लिए जो सम्मेलन हुआ था वो यहीं पर हुआ था। कब? 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए 16 सितंबर को बताओ आप कौन सा दिवस हम मनाते हैं, ये आपको बताना है। और दुनिया की सबसे बड़ी लंबी तटीय रेखा ये कनाडा की ही है। अमेरिका और कनाडा के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? 49th पैरेलल कहते हैं। ये दो देशों के बीच की सबसे लंबी बॉर्डर लाइन है। पिछले साल आपको याद होगा G7 समिट को होस्ट किया था कनाडा ने ही। अच्छा, कनाडा में भारत के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन है? दिनेश के पटनायक हैं। अच्छा, आप ये देखो, अमेरिका और कनाडा के बीच में 5 ग्रेट लेक्स आपको मिलेगी जो अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर बनाती हैं। वो लेक्स कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो कौन कौन सी? लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरोन, लेक एरी और लेक ओंटारियो। और थोड़ा सा ये बात ध्यान में रखना, अगर दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक की हम बात करते हैं तो वॉल्यूम के आयतन के हिसाब से देखते हो तो लेक बेकाल है जो कि साइबेरिया रशिया में आपको मिलेगी। लेकिन सरफेस एरिया के हिसाब से हम बात करते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो फिर सबसे बड़ी हो जाएगी लेक सुपीरियर जो कि नॉर्थ अमेरिका में आपको मिलेगी, ये वाली। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए कितने अरब डॉलर की निवेश योजना की अभी घोषणा की है? तो आंसर होगा $70 बिलियन। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया और पैसिफिक रीजन में इलेक्ट्रिसिटी और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए $70 बिलियन की रीजनल इन्वेस्टमेंट प्लान की घोषणा की है। यह घोषणा एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा ने अभी समरकंद उज्बेकिस्तान में जो आयोजित हुआ था 59th नंबर की बैठक, वहीं पर इसकी घोषणा की है। और ये जो पैसा है $70 बिलियन, ये दो कामों में इस्तेमाल होगा। एक तो पैन एशिया पावर ग्रिड में जो कि देशों के बीच बिजली को जोड़ने की एक योजना है, और दूसरी है एशिया प्रशांत डिजिटल हाईवे। ये तेज इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क बनाने के लिए है। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल बता दूं आपको। तो पैन एशिया पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ पे तो $50 अरब खर्च होगा। इसमें कई देशों की बिजली लाइनों को आपस में जोड़ा जाएगा। उद्देश्य क्या होगा? अगर किसी देश में ज्यादा बिजली बनेगी तो दूसरे को एक्सपोर्ट कर सकेगा, दूसरे को बिजली बेच सकेगा। तो इसके फायदे होंगे क्या क्या कि भैया इन्होंने कहा 2035 तक 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा वगैरह, इनको आपस में जोड़ने का इनका लक्ष्य है। 22,000 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएंगी। 20 करोड़ लोगों को बेहतर बिजली मिलेगी, और बिजली क्षेत्र में होने वाला प्रदूषण इससे 15% तक कम करने का लक्ष्य है। इससे बिजली सस्ती होगी, साफ होगी और लगातार बिजली मिलती रहेगी। इस कनेक्टिविटी का ये फायदा होगा। और जो दूसरा है वो है एशिया प्रशांत डिजिटल हाईवे। यहाँ पे $20 अरब खर्च होंगे। यह योजना इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने के लिए है। इसके फायदे क्या हैं? 20 करोड़ लोगों को पहली बार ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इंटरनेट मिलेगा। लगभग 4 करोड़ लोगों के इंटरनेट जो क्वालिटी है वो सुधरेगी। दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की लागत 40% तक कम हो सकेगी। मतलब गांव और दूर दराज के क्षेत्रों में भी तेज इंटरनेट पहुंच सकेगा। ठीक है, अब ये पैसा दे रहा है, पैसा लगाने वाला कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना होती है 1966 में, मनीला फिलीपींस हेडक्वार्टर है। हेड है मसातो कांडा, और टोटल मेंबर 69 है। 69th नंबर का बना था इजराइल। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का आयोजन अभी नई दिल्ली में हुआ, जिसका उद्घाटन किया हमारे जो दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान। अच्छा, आप बताना, अभी कल परसों शायद मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे नए जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे अब तीसरे नंबर के, क्योंकि ये अभी रिटायर्ड हो जाएंगे, कार्यकाल इनका समाप्त हो जाएगा अभी मई के एंड में। तो नए जो CDS होंगे उनका नाम क्या है? ठीक है, आप बताओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगर बात करें यहाँ पे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का क्या मतलब हो गया, तो आप कहोगे ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी तकनीक है जो इंसान के दिमाग के सिग्नल को पढ़कर उसे कंप्यूटर की भाषा में बदल देती है। इससे क्या होगा? जो हमारे सैनिक होंगे, जैसे सैनिक हैं, वो दिमाग में अगर कोई आदेश देंगे या दिमाग में अपना कुछ सोचेंगे तो कंप्यूटर उस सोच को समझेगा और उस हिसाब से
फिर वो ड्रोन को, रोबोट को, मिसाइल को या किसी भी हथियार को अपने हिसाब से ऑपरेट कर पाएंगे बिना उस हथियार को हाथ लगाए, कोई भी बटन दबाए। केवल सोचने से ही काम हो जाएगा। जैसे एक सैनिक है, उसने सोचा कि अब सामने वाले पे गन चलनी चाहिए, तो गन चलने लगेगी अपने आप सोचने से ही, उसको कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है। तो कितनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य यही था, भारत में इस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च को बढ़ाना है, स्वदेशी तकनीक विकसित करना है, हमें दूसरे पे डिपेंडेंसी को खत्म करना है और सेना और समाज दोनों के लिए इसे उपयोगी बनाना है। केवल ऐसा ही नहीं है ये तकनीक सेना के लिए ही काम आएगी, समाज के लिए भी उपयोगी होगी। तो इसीलिए सेना, वैज्ञानिक संस्थान और स्टार्टअप्स मिलकर के इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब सम्मेलन वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन आपको रिवाइज करवाते हैं। अभी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का आयोजन ये हुआ था 2025 में बेलम, ब्राजील में। अब COP31 अभी होगा 2026 में एंटालिया, टर्की में। फिर COP32 ये 2027 में होगा इथोपिया के एडिस अबाबा में। अभी 10वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ था चंडीगढ़ में। नॉर्थ एक्स सिंपोजियम का आयोजन प्रयागराज, यूपी में हुआ। सेंटा मार्टा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 ये कोलंबिया में हुआ। कोलंबिया और नीदरलैंड ने मिलकर इसकी मेजबानी की। पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो शिखर सम्मेलन है ये नई दिल्ली में होगा। इसकी थीम है सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। और मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन इंडियन एयरफोर्स ने किया था नागपुर में। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन अभी दूसरा संस्करण जयपुर में हुआ। 11वां रायसेना डायलॉग 2026 हुआ था नई दिल्ली में और इसमें चीफ गेस्ट थे फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्तब। अभी 37 सितंबर का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन हुआ था बार्सिलोना, स्पेन में। अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। शीत जल मत्स्य पालन, कोल्ड वाटर फिशरीज पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन श्रीनगर में हुआ था। ठीक है, तो ये सारे सम्मेलन ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट ये आई है, इसको जारी किया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। इसमें बताया कि 2024 में कुल 58.86 लाख अपराध दर्ज हुए, जो कि 2023 की तुलना में 6% कम है। वही अलग अलग कैटेगरी में अगर बात करते हैं, जैसे कि साइबर अपराध, सबसे बड़ा खतरा इन्हीं का बना हुआ है। जैसे ऑनलाइन ठगी हो गया, फर्जी कॉल, OTP फ्रॉड, बैंकिंग धोखाधड़ी, ये सभी अपराध जो साइबर अपराध कहे जाते हैं, साइबर अपराध के अंदर आते हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स बताऊं मैं आपको। तो साइबर अपराध कितने प्रतिशत पिछले साल 2023 की तुलना में कितने बढ़े? तो 17.9% बढ़े हैं और ये बढ़ ही रहे हैं। नंबरों में बात करें कितने दर्ज किए गए, तो 1 लाख से ज्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए। इसमें भी लगभग देखेंगे तो 73% मामले ऑनलाइन धोखाधड़ी के थे। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बात करेंगे तो तेलंगाना है। वहीं ST SC के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उनमें बात करें तो अगर SC की बात करें, अनुसूचित जाति में, तो इसमें देखने को मिला कि SC के मामलों में जो अपराध हैं वो 3.6% की इसमें कमी आई है। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए उत्तर प्रदेश में। वहीं अनुसूचित जनजातियों में बात करें तो इनमें जो अपराध हैं उनमें भी कमी आई है, 23.1% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन फिर भी जितने हुए उसमें सबसे ज्यादा मामले आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिले। वहीं महिलाओं के खिलाफ अगर बात करेंगे अपराधों में, तो महिला के खिलाफ अपराध में हल्की कमी आई है, 1.5% की। फिर भी अगर कुल मामलों की बात करें तो लगभग 4.4 लाख मामले महिलाओं के खिलाफ दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ जो अपराध रहे वो तेलंगाना में रहे। बच्चों के खिलाफ जो अपराध बढ़े हैं उसमें वृद्धि देखी गई है, 5.9% की वृद्धि देखी गई बच्चों के खिलाफ जो अपराध हुए। लापता बच्चों के मामले में भी केस बढ़े हैं, ये बढ़कर कितने पहुंच चुके हैं? लगभग 1 लाख के करीब पहुंच चुके। ठीक है, तो ये रिपोर्ट थी हमारी क्राइम इन इंडिया 2024 नाम से एक रिपोर्ट आई। किसने जारी किया? मैंने बताया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। और अलग अलग मामलों में जो इंपॉर्टेंट मामले थे वो मैंने आपको अलग अलग करके बता दिए। तो ये सब ध्यान। आज के सेशन में आप देखोगे तो डेटा वाले, रिपोर्ट वाले प्रश्न ज्यादा थे, इसलिए मैंने आज आपको थोड़ा रिवीजन कम करवाया है, क्योंकि डेटा वाले प्रश्न ज्यादा हैं तो उन पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए। तो इसलिए मेन क्वेश्चन ही मैंने रखे हैं, आज रिवीजन कम से कम लिया। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। बाकी इनकी जो डेली PDF है, जो डेली क्विज है, जहां पर आप टेस्ट लगा करके इनकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि रिवीजन आपका होता रहे, प्रैक्टिस आपकी होते रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है क्विज, कहाँ पर? अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में।
जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, भारत के जो नए नौसेना प्रमुख नेवल चीफ होंगे अब कौन होंगे? तो कृष्ण स्वामीनाथन होंगे। इस महीने के एंड से दिनेश कुमार त्रिपाठी को रिप्लेस करेंगे वो। फिर अगले में पूछा अभी किस आईआईटी ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया? आईआईटी मद्रास आंसर होगा। फिर आपसे पूछा भारत का पहला शहरी मौसम परीक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला कहाँ स्थापित की गई? तो आंसर होगा चेन्नई में। फिर पूछा अभी 9 मई को पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? शुवेंदु अधिकारी ने। फिर पूछा कि अभी भारत के अगले सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अनिल चौहान की जगह लेंगे, नाम है एनएस राजा सुब्रमणी, इस महीने के एंड में। फिर पूछा अमेरिका में हुए टेक्सास इनोवेशन कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स 2026 में किसे यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर शेखर सुमन बोरा। और यूनेस्को ने किस राज्य सरकार के साथ बांस, बेंत और लकड़ी के बने पुलों, जिन्हें कहते हैं रूसोम, इनके इंजीनियरिंग तरीकों को डॉक्यूमेंट करने के लिए भी समझौता किया? तो आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम में पाए जाते हैं इस तरह के पुल। और फिर पूछा था विश्व का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो गैलापागोस द्वीप समूह में, ये कहाँ पर इक्वाडोर में है। फिर अगले में पूछा किस राज्य ने कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी का ड्राफ्ट और अप्रूवल देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा। सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।